हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के पार्ट 2 में जो आपका चौथा यूनिट है। उसमें हम लोग पहला टॉपिक एक फिनिश कर चुके हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। अब हम लोग देखेंगे जीन का रेगुलेशन ट्रांसलेशन लेवल पे कैसे होता है। आपको पता है, मैं आपको एक पीपीटी दिखा रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। ये मैंने कल सब पढ़ा था हम लोगों ने मिलके, ठीक है। तो कल वाले टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका आज का टॉपिक। आज क्या है? रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। हमको ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन देखना है कैसे ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन होता है। आपको पता है ट्रांसलेशन क्या है? mRNA से प्रोटीन का बनना ही ट्रांसलेशन है। इसके पहले आपको एक फिगर दिखाते हैं, कहाँ है ये है, देखिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। देखिए, ये फिगर है आपका। ये लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन को, यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए, ये न्यूक्लियस में डीएनए है, ये डीएनए आपको दिख रहा है, और डीएनए पे जो ब्लू कलर से बनाया गया है ये है जीन। इस जीन का हमको एक्सप्रेशन करवाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। जीन का काम क्या है? जीन में क्या है? जीन में कुछ नहीं है, बस न्यूक्लियोटाइड का बेस सीक्वेंस है। वो बेस सीक्वेंस क्या है? इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन किस लिए? प्रोटीन बनवाने के लिए। क्योंकि जो स्ट्रक्चर सेल का जैसे बॉडी को जो संरचनात्मक इकाई है कोशिका, वो प्रोटीन ही है। कोई भी संरचना बनना है, कोई भी कार्य करना है, उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल में। तो अब ये जीन का कार्य है। अगर इसको हमको जीन को प्रेजेंट करवाना है, काम करवाना है, तो ये काम कैसे करेगा? बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हमको इस जीन को बनाना है, इस जीन के प्रोडक्ट को बनाना है, इस जीन के प्रोडक्ट को देखना है, तब इसका हो जाएगा। जीन को पहले बनाएंगे हम लोग mRNA। हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ा है अच्छे से। क्या पढ़ा है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या हुआ था? जो ये डीएनए था, डीएनए से क्या बना था? mRNA। ये तो स्वर्ण अक्षरों में आपको याद है ना। डीएनए से mRNA बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है। आप सोए रहेंगे तभी बताएंगे डीएनए से mRNA बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है। ओके, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन हमने करवा लिया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया, ठीक है। जो एचएनआरएनए बनना था ना, जो मैंने बताया था आरएनए प्रोसेसिंग में, हमने बताया था जो फर्स्ट फॉर्म आरएनए होता है उसको एचएनआरएनए बोलते हैं। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर एनआरएनए, एच आरएनए, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, अब ये जाएगा प्रोसेसिंग में, क्योंकि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए है उसके पास एग्जान इंट्रान एग्जान इंट्रान है ना। एग्जान इंट्रान एग्जान इंट्रान एग्जान इंट्रान। जो इंट्रान है ये इनएक्टिव रीजन है। अगर ये mRNA में रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए हमको इस इंट्रान, जो इनएक्टिव रीजन है mRNA में, इसको हटाना होगा। इसको हटाने की प्रोसेस में हमने पढ़ा था, आपको आरएनए प्रोसेसिंग में हम लोगों ने मिल के पढ़ा था। क्या? कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। ये सारे प्रोसेस आपको याद है ना? याद है? आप बोलेंगे हाँ याद है हमको। कैपिंग में हम लोग जो 5 प्राइम एंड पे ग्वानोसिन को ऐड कर रहे थे, और टेल में हम लोग एडनोसिन को ऐड कर रहे थे, और स्प्लिसिंग में जो इंट्रान था, इनएक्टिव रीजन था, उसको यहाँ से काट के अलग किया जा रहा था, ठीक है। जहाँ पे स्प्लिसियोसोम कॉम्प्लेक्स बना के हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब देखिए, ये आरएनए में जो ये रेड रेड रीजन है वो इंट्रान है। ये जो रेड दिखाया जा रहा है ना, रेड रीजन, ये यही है इंट्रान। इंट्रान मतलब इनएक्टिव रीजन। इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मतलब इनएक्टिव रीजन है, ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। तो mRNA सोचेगा भैया आप यूजलेस हो तो आप मेरे साथ मत जाइए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे पास साथ जाएंगे तो हम अपना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए mRNA में क्या होता है? प्रोसेसिंग। mRNA, ये आरएनए में प्रोसेसिंग होगा,
तो यहाँ से इंट्रॉन जो इनएक्टिव रीजन है यहाँ पे देखिए निकल गया है। तो पूरा देखिए ये आपका ग्रीन वाला ये वाला पोर्शन आ गया है। ठीक है, अब भैया ये न्यूक्लियर जो प्रोसेस जो mRNA है ये न्यूक्लियस में जाने के लिए तैयार है। ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए तैयार है। अब ये पहुंच गए साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाके ये प्रोटीन बनाएंगे। अब देखिए इनका कंट्रोल कैसे कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए जब ये डीएनए से mRNA बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल जो हमने आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था वहाँ पे ये सब हमने वहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अब mRNA बन गया है, mRNA में जब प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसमें हम लोग पढ़ा था आरएनए प्रोसेसिंग कंट्रोल। ठीक है, प्रोसेसिंग कंट्रोल में हमने आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में, एडिटिंग के बारे में ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद अब mRNA बन गया है। अब mRNA से साइटोप्लाज्म जाने के लिए इसको भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कंट्रोल ना, ये हम लोग पढ़े थे ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आप mRNA, यहाँ पे ये कंट्रोल होगा। उसके बाद जब ये प्रोटीन यहाँ पे प्रोटीन बन रही होगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल कंट्रोल, क्योंकि ये ट्रांसलेशन हो रही है इस टाइम जो जीन का रेगुलेशन किया जाएगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल कंट्रोल। अब जब प्रोटीन बन जाएगी उसके बाद जो कंट्रोल होगा उसको बोल देंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है ट्रांसलेशनल कंट्रोल। ट्रांसलेशन हो रहा है जब mRNA से ये प्रोटीन बन रही है उस टाइम हम कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, सेल में कैसे ये कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है, कैसे इस प्रोटीन को बनने से रोका जा सकता है या फिर प्रोटीन को बनने ऑन किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस जारी रहती है। ठीक है, किस किस टाइम पे इसका रेगुलेशन होता है उसी का स्टडी हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक बच्चा, आइए देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन लेवल पे जीन का रेगुलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या है, जो mRNA है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बना है उस mRNA से प्रोटीन का बनना ही ट्रांसलेशन है। अब इस mRNA को प्रोटीन में चेंज होने तक हम लोग जो रेगुलेशन पढ़ेंगे उसको इसमें डिटेल में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में आपको पता होगा 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या है, जब इस mRNA पे राइबोसोम आके बाइंड कर रहा था, पहला जो tRNA है AUG को लेके आके इनिशिएशन कर रहा था, ये इनिशिएशन था जिसमें एमिनो एसाइलेशन था, tRNA का भी एसाइलेशन था, ये सब आपने पढ़ा था। फिर एलोंगेशन में कैसे ये tRNA इस tRNA जो A पी और ई साइड्स है इस पे ला के ढेर सारे एमिनो एसिड कैसे जोड़ रहा है इसको हम लोग इलागेशन में पढ़े थे। फिर टर्मिनेशन, जब ये प्रोटीन बन चुकी है अब प्रोटीन सिंथेसिस को ऑफ करना है तो यहाँ पे टर्मिनेशन फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर आएंगे और यहाँ पे जो स्टाप कोडान है ओचर आम्बर ओपल वो आ जाएंगे तो उसको कोई टीआरएनए रीड नहीं कर पाएगा और चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी है, अब प्रोटीन बन चुका है। ठीक है, ये है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको इतने स्टेप आप लोगों ने पढ़ा था। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस मेनली रेगुलेटेड एट इनिशिएशन टाइम। ट्रांसलेशन का प्रोसेस मेनली पता है, इनिशिएशन जब ट्रांसलेशन शुरू होने जा रहा है तभी इसका रेगुलेशन जनरली सेल में होता है। ठीक है, अगर इनिशिएशन अगर हमको उस जीन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इस जीन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो इसका इनिशिएशन ही नहीं होने देगी सेल। अगर जीन के प्रोडक्ट को नहीं चाहिए सेल इनिशिएशन को ही रोक देगी, यहाँ पे रोक देगी। अगर इस प्रोडक्ट को चाहिए तो इनिशिएशन ऑन रहेगा। तो ठीक है, तो मेनली जो ट्रांसलेशन का रेगुलेशन होता है वो इनिशिएशन लेवल पे होता है और आगे भी हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन लेवल पे इनिशिएशन और ये जो इलांगेशन लेवल पे इलांगेशन लेवल पे इनका कंट्रोल रेगुलेशन और टर्मिनेशन लेवल पे कंट्रोल। ठीक है बच्चा, तो आइए थोड़ा सा हम लोग थियरी पोर्शन यहाँ पे देखते हैं। Gene expression in eukaryote cell is regulated by repressor as well as by activator protein। ये तो आप जानते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन अगर बाइंड हो जा रही है और वहाँ ऑपरेटर से तो जीन ऑफ हो जा रहा है, अगर एक्टिवेटर ज्वाइन हो रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑन है। ये तो आपने लाइक ओपरान और ट्रिप्टोफान ओपरान में प्रोकैरियोट केस में पढ़ ही लिया है। ठीक है, देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर जो हमने आपको प्रोटीन सिंथेसिस में फैक्टर पढ़ाए थे, इनिशिएशन फैक्टर ना, हमने आपको फैक्टर पढ़ाया है ना, इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। तो इन फैक्टर में मॉडिफिकेशन करके
मॉडिफिकेशन होने से ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन एट लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। अगर इनिशिएशन फैक्टर नहीं है तो चेन का इनिशिएशन नहीं होगा, अगर इलांगेशन फैक्टर नहीं है तो चेन का इलांगेशन नहीं होगा। तो सेल में जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर प्रोसेस करने के लिए एक एक स्टेप जरूरी है। अगर एक स्टेप बाईपास हो रहा है तो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे इनिशिएशन हो रहा है तो उस टाइम सेल को इनिशिएशन फैक्टर चाहिए ही चाहिए। राइबोसोम का mRNA से बाइंड होना बहुत ज़रूरी है ना। स्मॉल सब यूनिट पहले बाइंड होगा, फिर लार्जर सब यूनिट बाइंड होगा और टीआरएनए आएगा। तो भैया ये सब प्रोसेस इनिशिएशन फैक्टर करवाता है तो उसको होना जरूरी है। अगर इनिशिएशन फैक्टर नहीं रहेगा तो एमआरएनए पे जो स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड कर रहा है वो बाइंड नहीं करेगा, फिर टीआरएनए आके बाइंड नहीं करेगा, लार्जर सब यूनिट नहीं बाइंड होगा ना। तो ये सब प्रोसेस नहीं होगा। अगर इलांगेशन फैक्टर ट्रांसलोकेशन फैक्टर नहीं है तो जो ए साइड पे और पी साइड पे और ई साइड पे, इस पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ए साइड पे ट्रांसफर नहीं होगी, ए सॉरी पी साइड पे नहीं ट्रांसफर होगा, और पी साइड पे ई साइड से ये खाली जो टीआरएनए है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये पोजीशन खाली नहीं होगा अगली एमिनो एसिड आके यहाँ पे जुड़, अगला टीआरएनए नेक्स्ट एमिनो एसिड को लाके यहाँ पे नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है। अगर टर्मिनेशन फैक्टर नहीं रहेगा प्रोटीन सेंसिस होती जाएगी, बड़ी सी प्रोटीन बन जाएगी, यूजलेस प्रोटीन हमको चाहिए ही नहीं चाहिए। तो टर्मिनेशन फैक्टर या फिर रिलीजिंग फैक्टर आके इस प्रोटीन सेंसिस को रोक देता है। क्योंकि जब यहाँ पे स्टॉप कोडन आ जाएगा तो कोई टीआरएनए उसको रीड नहीं कर पाएगा और चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं, चाहे वो इनिशिएशन फैक्टर हो, चाहे इलांगेशन फैक्टर हो, या फिर ट्रांसलोकेशन फैक्टर हो, या फिर टर्मिनेशन फैक्टर हो। ये जीन को एक्सप्रेस करवाने में, जीन को एक्सप्रेस कराने का मतलब प्रोटीन को बनाने में और प्रोटीन को ना बनाने में इनका स्पेसिफिक रोल है। ठीक बच्चा। The the expression of gene in an organism can be influenced by the environment, including the external factor। देखिए जीन एक्सप्रेशन को एनवायरनमेंट भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर वगैरह है, पोल्यूशन वगैरह वगैरह है, ये सब जीन एक्सप्रेशन को भी अफेक्ट करते हैं। एंड इंटरनल फैक्टर में जो मैंने फैक्टर बताया, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन फैक्टर, या फिर कुछ आयन कंसंट्रेशन, वो सब जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन रेगुलेशन। कुछ हार्मोन्स और एंजाइम भी जीन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन रेगुलेशन में अकर्स एट लेवल ऑफ ट्रांसलेशन लेवल ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जो टीआरएनए चार्ज होता है उसको एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। फिर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इलांगेशन और टर्मिनेशन। इस लेवल पे इस लेवल पर ट्रांसलेशन लेवल पे हम लोग जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन कर सकते हैं। यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेस्ड एट पार्टिकुलर टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया है, क्योंकि स्पेसिफिक जीन होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, तो स्पेसिफिक टाइम पे वो एक्टिव होगा। हर जगह हर जीन एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हमारे सेल में हर जीन, बहुत सारा जीन प्रेजेंट है। तो जिस जीन का काम है इसी जीन को हम लोग एक्टिवेट करा के, देखिए जैसे डोनेशन नहीं देते हैं हम लोग कि भैया आपको घूस दे के काम करवाने ना, जैसे कोई काम करवाना है मम्मी से तो मम्मी को हम लोग पहले डोनेशन घूस देते हैं, मम्मी ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। तो इस जीन को डोनेशन देंगे, क्या देंगे, आपका ये हमारा ने बनवाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो फैक्टर है वो देंगे ना। और उसके बाद ये हमारा ने बन जाएगा, फिर ट्रांसलेशन में जो फैक्टर है वो सब देंगे। जो फैक्टर आपको चाहिए, कुछ भी जो फैक्टर आपको चाहिए, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, एनर्जी से लेके कुछ भी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन भैया हमारा काम कर दीजिए ना। आपको क्या काम करना है, आपको प्रोटीन बनाना है। तो इस दिन की भैया जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करेंगे और आपसे हम प्रोटीन बनवाएंगे। हम सेल का यही काम है ना। और इसका हर हर जगह पे रेगुलेशन होता है। हर स्टेप पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, एमआरएनए बन रहा है, हर स्टेप पे रेगुलेशन हो रहा है। लास्ट में आपको जब हमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बता रही थी ना, वहाँ पे हर एक एक स्टेप पे, जैसे एक सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के हर स्टेप पे, हर लैडर पे आपका रेगुलेशन हो रहा है ना। एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, हर स्टेप पे टेस्टिंग हो रहा है। ओके, ताकि कोई फॉल्ट ना हो। ओके बच्चा। तो देखिए external environmental condition also influence the translation process. Availability of amino acid are responsible for gene expression at level of
ट्रांसलेशन। एमिनो एसिड की अगर मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है ना, ट्रांसलेशन हो रहा है और एमिनो एसिड ही नहीं है तो टीआरएनए किसको लाएगा? तो अगर बाहर से आप न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि नहीं। आप बाहर से भोजन वगैरह नहीं ले रहे हैं, अमीनो एसिड आपको अच्छे खासे नहीं मिल रहे हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी? तो एमिनो एसिड का भी जो हमारी 20 प्रकार की एमिनो एसिड है, उनको साइटोप्लाज्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीआरएनए इन्हीं को पकड़-पकड़ के लाता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए। ओके बच्चा? यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस आपको दिखाया है। ये देखिए, पूरा प्रोसेस आपको अगर यहाँ पे आप समझ जाइए। देखिए, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ये सब आप भूल जाइए, ठीक है? अब देखिए, एक सिग्नल आया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन आपको बताया है ना? सिग्नल ट्रांसडक्शन में अब सिग्नल को इस रिसेप्टर पकड़ेगा, अंदर भेजेगा। अब ये रिसेप्टर ना, रिसेप्टर जिस भी पाथवे के साथ न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है? अब ये रिसेप्टर जैसे जी प्रोटीन लिंक्ड से जाए, या फिर जे एन के एस्टेट पाथवे, जे के एस्टेट पाथवे से जाए, या फिर किसी तरीके से ये सिग्नल न्यूक्लियस के पास पहुंच चुका है। न्यूक्लियस के पास पहुंच जाने के बाद ये सिग्नल मिलेगा डीएनए को। डीएनए को सिग्नल मिला, क्या सिग्नल मिला? भैया, आपको एक्स वाई जेड प्रोटीन बनाना है, ठीक है? तो वो डीएनए बोलेगा ठीक है, हम बनाते हैं ना। यहाँ पे सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया गया है। अब डीएनए के पास आ गया सिग्नल, तो देखिए अब सिग्नल क्या करेगा? सिग्नल के आधार पर डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए। ये बना दिया इन्होंने, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर एचएनआरएनए। अब इस एचएनआरएनए का होगा प्रोसेसिंग। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, पॉली ए टेलिंग हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे कैपिंग हुआ है, पॉली पहले कैपिंग हुआ, फिर पॉली ए टेलिंग, फिर स्प्लाइसिंग हुआ। तो जो इन ट्रांस रीजन है वो एमआरएनए से निकल गया। अब ये हो गया मेच्योर एमआरएनए। ये मेच्योर एमआरएनए हो गया। कभी कभी यहीं ये डिग्रेड हो जाता है एमआरएनए, अगर इसको प्रोडक्ट को नहीं चाहिए, ठीक है? तब देखिए अब एमआरएनए ये जाके प्रोटीन बनाएगा ना, प्रोटीन बनाए, ये पॉलीपेप्टाइड बताया। फिर इस प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होके फंक्शनल पार्ट बने, तो प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होकर फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन जाके जो भी फंक्शन इसको परफॉर्म करना है, अगर एंजाइम बनाना है एंजाइम बनाएगी, कोई बॉडी पार्ट को बनाना है बॉडी पार्ट बनाएगी, या फिर इसको इंफॉर्मेशन मिला है कि आपको एपोप्टोसिस करवाना है तो ये एपोप्टोसिस करवाएगी। अगर इनको इंफॉर्मेशन मिला है आपको सेल का डिवीजन करवाना तो ये डिवीजन करवाएगी, डिफ्रेंसिएशन करवाना है तो ये डिफ्रेंसिएशन करवाएगी। तो इसको जो जो फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये प्रोटीन उस इंफॉर्मेशन के अनुसार अपना कार्य करेगी। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रोटीन के बनने में जो रेगुलेशन हो रहा है उसी को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन पढ़ने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन पढ़ेंगे ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के बाद जो ये प्रोटीन बनी, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है ताकि ये अपना फंक्शन जाके परफॉर्म कर सके, उसको मॉडिफिकेशन हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। देखिए, regulation of translation in eukaryote occurs at in different step at different way। तो जो ट्रांसलेशन का रेगुलेशन है यूकैरियोट में, डिफरेंट स्टेप पे और डिफरेंट तरीके से होता है। ये बात याद रखिए कि हर स्टेप पे, जैसे ये सीढ़ी है, प्रोटीन बनने जा रही है, तो हर सीढ़ी पे इसको टेस्ट देना होगा ना, हर सीढ़ी पे इसको हर स्टेप पे टेस्ट देना होगा। जैसे आपको कुछ काम करने के लिए हर बार टेस्ट देना हो, वैसे इसको हर जगह टेस्ट देना है, ठीक है? हर स्टेप पे इसको टेस्ट देना है। तो पहला जो इसका रेगुलेशन है, पहले स्टेप पे जहाँ रेगुलेशन होगा, पहला पहला रेगुलेशन कहाँ होता है? एमआरएनए विथ अनमॉडिफाइड कैप। देखिए, जब मैंने आपको बताया था जो ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बन रहा है, उसमें इंट्रान एग्जान है, और ये कौन सा कैसा आरएनए है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसको बोल रहे थे, जो हेट्रोजीनस एचएनआरएनए है। तो इसमें इंट्रान रीजन भी है, और अभी इस पे कैपिंग और टेलिंग नहीं है। तो आरएनए अब प्रोसेसिंग में जाएगा और कैप और टेल बनेगा। कैप में क्या था? 5 प्राइम एंड पे इसकी गुआनोसिन जोड़ा जा रहा था, और टेलिंग में एडेनोसिन रेजिड्यू जोड़ा जा रहा था। तो अगर यह आरएनए कोई न्यूक्लियस में आ गया है, उसके पास कैप है, अगर कैप है तो साइटोप्लाज्म में देखा गया राइबोसोम, हाँ भैया इसके पास कैप है, तो आके ज्वाइंट हो जाएगा, और टीआरएनए भैया स्टार्ट कोडान को लाके अपना प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा ना। अगर देखा राइबोसोम भैया इनके पास कैप नहीं है, तो उसके पास नहीं जुड़ेगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो कैप
रेगुलेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। अगर सेल को उस प्रोटीन का प्रोडक्ट चाहिए तो वो कैपिंग करके एमआरएनए को भेजती है, अगर प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो कैपिंग नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज के माध्यम से देख लीजिए। इफ एमआरएनए एट 5 प्राइम एंड कैपिंग अकर सो ट्रांसलेशन अकर्स और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। अगर एमआरएनए विदाउट गुआनोसिन रेजिड्यू एट इट्स 5 प्राइम एंड सो नो ट्रांसलेशन नो प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज जीन एक्सप्रेशन इज ऑफ। अगर कैपिंग नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा और कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। एमआरएनए विदाउट कैप नो ट्रांसलेशन। ठीक, समझ में आ गया। अगर कैपिंग वाला एमआरएनए नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, अगर यहाँ पे कैप जुड़ा है तो ट्रांसलेशन होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप पे ट्रांसलेशन का रेगुलेशन। अब अगला देखिए स्प्लिसिंग। देखिए जो एमआरएनए है उसमें हमने बताया इंट्रान और एक्सान, इंट्रान और एक्सान रीजन है। अगर ये एमआरएनए बिना स्प्लिसिंग हुए साइटोप्लाज्म में चला गया न्यूक्लियस से तो उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर इसको प्रोटीन बनवाना है तो इसको आरएनए प्रोसेसिंग प्रोसेस में जाके स्प्लिसिंग करवा के ही जाना है। जो इसका इनएक्टिव रीजन है इंट्रान को हटाना ही हटाना है। अगर एक भी इंट्रान इस एमआरएनए में बचा रह गया तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। स्प्लिसिंग ऑफ एमआरएनए इफ नॉट अकर्स एक्यूरेटली, अगर शुद्ध रूप से इनका स्प्लिसिंग नहीं हुआ, एक भी इंट्रॉन बचा रह गया, सो ट्रांसलेशन नॉट स्टार्ट, ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट नहीं होगा। सो फॉर स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसलेशन इट शुड बी नेसेसरी फॉर एमआरएनए प्रोसेसिंग स्प्लिसिंग अकर। एमआरएनए प्रोसेसिंग में स्प्लिसिंग कैपिंग टेलिंग जो प्रोसेस है वो जरूर से जरूर 100% होना चाहिए, तभी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, नहीं तो ट्रांसलेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, वो साइटोप्लाज्म कहेगा भैया ये हमारा नहीं बना है, यहाँ पे स्प्लिसिंग नहीं हुआ है, तो आप कितना भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस हमको दे दीजिए, कितना भी सेल पे सिग्नल आ जाए, हम काम नहीं करेंगे, हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। अगर आपको प्रोटीन बनाना है, आपको हमारी कंडीशन मानना होगा। आपको जो ये हमारा ने आप न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भेज रहे हैं उसका आप स्प्लिसिंग करवा के ही भेजिए। स्प्लिसिंग आप नहीं करवा के भेजेंगे, अगर एक भी इंट्रॉन रहेगा इसमें इनएक्टिव रीजन रहेगा तो भैया हम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे प्रोटीन। ओके, तो स्प्लिसिंग क्या, इफ एनी इंट्रॉन रेजिड्यू इन एमआरएनए सो नो ट्रांसलेशन इन दैट ऑफ दैट एमआरएनए। एमआरएनए में एक भी इंट्रॉन इनएक्टिव रीजन एक भी है, थोड़ा भी पार्ट उसका है तो उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। एमिनो एसिड टीआरएनए एमिनो एसिड को ला के वहाँ पे रीड करके पॉलीपेप्टाइड चेन को नहीं बनाएगा। ठीक है, सो स्प्लिसिंग इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन। अगर आपको इनिशिएशन करवाना है ट्रांसलेशन का, जो एमआरएनए आप भेज रहे हैं उसमें स्प्लिसिंग जरूर होना चाहिए। सेल का ये डिमांड है, साइटोप्लाज्म का ये डिमांड है। ठीक है, अब देखिए इंट्रॉन आइडेंटिफाई एंड टिकटिंग। अब इंट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई करता है और टिकटिंग करता है। टिकटिंग मतलब जैसे टिकटिंग क्या है, परमिशन है ना। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आपको टिकट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप भैया इसमें सफ़र करने के लिए आपको आदेश मिल चुका है, आप इस ट्रेन या बस में सफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं जहाँ तक आपको पास मिला है। ये एक प्रकार का पास है, जिसके पास टिकट है उसको मान लीजिए पास मिला है, आप जा सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो टिकटिंग कैसे करता है इंट्रॉन जो इनएक्टिव रीजन है इन स्प्लिसिंग में साइटोप्लाज्म सॉरी न्यूक्लियस में ही स्प्लिसिंग हुआ है ना, जो स्प्लाइसिंग हुआ है ये हमारा नेकबो न्यूक्लियस में ही हुआ है, तो इंट्रॉन न्यूक्लियस में ही है ना। द इंट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आफ्टर स्प्लिसिंग डिसाइड विच एमआरएनए शुड हैव टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस। देखिए जो ये न्यूक्लियस है इसी में एमआरएनए है और इसी में इसका स्प्लिसिंग हुआ है। जो ये छोटा छोटा इंट्रॉन वाला पार्ट है यही डिसाइड करेगा कि किस एमआरएनए को इस न्यूक्लियर पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, तो ये इंट्रॉन है, ये इस एमआरएनए जो एमआरएनए इसको टिकट प्रोवाइड करता है। आप टिकट ले लीजिए और न्यूक्लियर पोर से बाहर जाके साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन करवाइए। टिकट क्यों इनको दिया, ताकि न्यूक्लियर पोर से ये बाहर जा सके, न्यूक्लियर पोर इनको जाने दे। न्यूक्लियर पोर जैसे डोर कीपर की तरह यहाँ पे खड़ा है, टिकट दिखाओ, टिकट ये दिखाया तो इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाने देगा, और साइटोप्लाज्म में जब जाएगा तब यहाँ पे राइबोसोम और जो टीआरएनए है वो आके प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। तो जो इंटरान विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आफ्टर स्प्लिसिंग डिसाइड विच एमआरएनए शुड हैव टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इंटरान भी डिसाइड कर रहा है
किस mRNA को प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना है, प्रोटीन सिंथेसिस में जाना है। सो Intran identify and ticking the molecule that are to be passed out of nucleus for particular type of protein synthesis। जिस प्रोटीन की जरूरत होगी इंटरान उसी प्रोटीन को जिस प्रोटीन की जरूरत होगी इंटरान उसी mRNA को बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए टिकट प्रोवाइड कर रहा। इसको देगा टिकट, भैया लीजिए आप जाइए साइटोप्लाज्म में आप प्रोटीन सिंथेसिस करवाइए। अगर इस mRNA का इनको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो ये इसको टिकट नहीं देगा, तब ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पाएंगे, इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए जो फैक्टर है, जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इंट्रान कैसे रोल अपना कर रहा है, हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है पहले कैपिंग का क्या रोल है ट्रांसलेशन में, फिर हमने देखा है स्प्लिसिंग का क्या रोल है ट्रांसलेशन में, उसके बाद देखा हमने इंट्रान का क्या रोल है ट्रांसलेशन के रेगुलेशन में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन। जो mRNA है, mRNA डिग्रेडेशन टेक रेट द सिग्निफिकेंसेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसलेशन। जैसे ये mRNA का डिग्रेडेशन हो गया ना, ये mRNA बन गया साइटोप्लाज्म में और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन खराब हो गई, इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं साइटोप्लाज्म में, तो क्या होगा वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा। आपका नेक्स्ट है, पांचवा है रिक्रूटमेंट फैक्टर। रिक्रूटमेंट फैक्टर क्या है? जो फैक्टर ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो फैक्टर जो इनिशिएशन के लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर वो इनिशिएशन करने के लिए वो फैक्टर मिल रहे हैं ना साइटोप्लाज्म में है अच्छे से, तो भैया इनिशिएशन होगा, अगर नहीं है तो इनिशिएशन नहीं होगा। यही है रिक्रूटमेंट फैक्टर। जो फैक्टर रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, उन फैक्टर को सेल को चाहिए ही चाहिए ट्रांसलेशन करवाने के लिए। अगर ट्रांसलेशन नहीं करवाना है सेल को, तो वो फैक्टर वहाँ पे वो नहीं प्रोवाइड करता है इनको। अगर फैक्टर नहीं प्रोवाइड करेगा ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन करवाने के लिए जो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर या फिर जो mRNA, ये mRNA इस राइबोसोम से बाइंड, जो राइबोसोम mRNA से बाइंड कर रहा है, इनको बाइंड करने के लिए आपने देखा था मैग्नीशियम आयन, एटीपी वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट था, अगर ये साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट है तो mRNA से ये राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन नहीं होगा। इनिशिएशन कब होता है? जब mRNA राइबोसोम से बाइंड करता है तभी ना इनिशिएशन होता है। अगर ये mRNA राइबोसोम से नहीं बाइंड कर रहा है तो कहाँ से इनिशिएशन होगा? तो जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, उस फैक्टर को होना बहुत ज़रूरी है। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए ट्रांसलेशन के लिए वो फैक्टर चाहिए। ड्यूरिंग इनिशिएशन राइबोसोमल mRNA कॉम्प्लेक्स, यही है राइबोसोमल mRNA कॉम्प्लेक्स, mRNA से राइबोसोम का बनना, आपको हमने ये ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में बताया है। Formed. So in this process, lots of factors involved. So there are so many factors which are necessary for translation. Example जैसे इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं। अगर ये सब फैक्टर नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब जीन का ऑफ है, जीन का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अगला है आपका फेरस आयन। तो फेरस आयन भी जीन रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखिए, अगर फेरस आयन साइटोप्लाज्म में है Fe2+ को बोलते हैं फेरस आयन। अगर Fe3+ है इसको बोलते हैं फेरिक आयन। क्या बोलते हैं बच्चा? फेरिक आयन। तो फेरिक और फेरस में कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। जो Fe2+ है वो फेरस आयन है। अगर फेरस आयन में साइटोप्लाज्म में कुछ स्टोरेज प्रोटीन होती हैं, तो ये स्टोरेज प्रोटीन फेरस आयन को फेरेटिन में कन्वर्ट कर देती हैं। क्या करती हैं? जो कुछ स्टोरेज प्रोटीन होती हैं वो फेरस आयन को फेरेटिन में कन्वर्ट कर देती हैं। अगर अगर इस फेरस आयन का ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो मतलब ढेर सारे फेरेटिन होंगे, फेरेटिन ज़्यादा होगा तो mRNA का ट्रांसलेशन रेट हाई होगा ना, mRNA का ट्रांसलेशन होगा, इट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अगर साइटोप्लाज्म में फेरेटिन आयन ज़्यादा है, फेरेटिन आयन ज़्यादा है ना, ये मैंने जो क्रॉस का ये तीर का ऊपर का चिन्ह लगाया है इसका मतलब ज़्यादा, अगर मैं ऐसा चिन्ह लगाऊंगी कम, ठीक है, ये ज़्यादा का है। अगर फेरस आयन साइटोप्लाज्म में ज़्यादा है तो मतलब mRNA का ट्रांसलेशन रेट हाई होगा। अगर फेरस आयन कम है तो ट्रांसलेशन का रिप्रेसर होगा और
ब्लॉक अटैचमेंट ऑफ mRNA टू राइबोसोम। अब राइबोसोम से mRNA नहीं बन पाएगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फेरस आयन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रोटीन सेंसिस में, प्रोटीन सेंसिस के रेगुलेशन में। ठीक है, तो हमने अब तक देख लिया है क्या क्या देखा है हम लोगों ने, कैसे कैसे कैपिंग रेगुलेशन में रोल अपना प्ले कर रहा है, स्प्लिसिंग कैसे रोल प्ले कर रहा है, और हमने देन आफ्टर हमने क्या देखा, हमने देखा कैसे इंट्रन आइडेंटिफाई और टिकट प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसलेशन के लिए। देन आफ्टर हमने देखा जो मैसेंजर आरएनए का डिग्रेडेशन अगर हो जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, फिर रिक्वायरमेंट जो फैक्टर हैं जो रिक्वायर्ड है ट्रांसलेशन के लिए, अगर ये फैक्टर किसी तरीके से सेल में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो सिंथेसिस रुक जाएगी। ठीक बच्चा, फिर हमने देखा फेरस आयन का क्या रोल है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करवा रही, ट्रांसलेशन को कैसे रेगुलेट करवा रही। अगला है आपका अप स्ट्रीम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अप स्ट्रीम सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ये हमारा है, यहाँ पे इसका है स्टार्ट कोडान AUG ना, स्टार्ट कोडान AUG। अगर इस mRNA के पहले, स्टार्ट कोडान के पहले यहाँ पे कोई mRNA में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो ये राइबोसोम को, स्टार्ट कोडान पे राइबोसोम को बाइंड नहीं होने देता है और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। तो जो अप स्ट्रीम मतलब पहले, अप स्ट्रीम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, if before initiation codon AUG there is secondary structure in mRNA, so initiation of translation is not occur, so तब क्या होगा, आप स्ट्रीम mRNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इनिबिट ट्रांसलेशन प्रोसेस को ये इनिबिट कर देगा। यहाँ पे हमने mRNA आपको एक दिखाया है, mRNA में AUG है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स है, और ये AUG के पहले सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स है, ये राइबोसोम को यहाँ से बाइंड करने नहीं देगा और ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है। तो अगर ट्रांसलेशन हमको करवाना है, अगर साइटोसेल को ट्रांसलेशन करवाना है इस mRNA का, तो इसको यहाँ पे इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हटा देना होगा। ठीक, अगला है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है, हमने आपको यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर के बारे में बताया है। तो उनमें जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है, इनका मेजर रोल है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के रेगुलेशन में अपना मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो EIF4 है, जो EIF4 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो 5 प्राइम इंड पर है, इंड पे 7 मेथाइल गुआनिलेट कैप ऑफ mRNA पे इंटरेक्शन कर रहा है। जो ये mRNA का कैप है, तो जो इनिशिएशन फैक्टर IF4 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 है, ये क्या कर रहा है, इस कैप के साथ इंटरेक्शन कर रहा है ना, mRNA का जो कैप है उसके साथ ये इंटरेक्शन कर रहा है। अगर ये इंटरेक्शन कर रहा है तो ट्रांसलेशन हो रहा है। ये इंटरेक्शन करके क्या करता है, जो कैप के साथ इंटरेक्शन करके ये ट्रांसलेशन को एक्टिवेट करता है, ट्रांसलेशन होता है। अगर अब अभी अगर ये यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 एब्सेंट है सेल में, तो ये 5 प्राइम कैप के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा और ट्रांसलेशन का एक्टिवेशन नहीं होगा। तो इस फैक्टर के अनुपस्थिति में ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो देख लीजिए ये फैक्टर जो इनिशिएशन फैक्टर है, ये रेगुलेशन कर रहा है कि नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस का कर रहा है ना, आप बोलेंगे हाँ कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, ये जो मैंने यहाँ पे ई लिखा है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, ये क्या कर रहा है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन methylated tRNA with P site of ribosome, so initiation process continue, if this process not occurs initiation process not start। आपने देखा था जो ये mRNA है, राइबोसोम है, उसका A साइट, P साइट, E साइट था। इसी E साइट पे जो पहला चार्ज tRNA है, मेथियोनिन वाला tRNA है, वही आके E साइट पे जुड़ रहा है। तो ये इनिशिएशन फैक्टर जो 2 है, इसको जुड़ने में मदद कर रहा है। अगर इनिशिएशन फैक्टर 2 नहीं है, ये इसको जुड़ने नहीं देगा और इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर जो 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस होने में। ठीक है, ट्रांसलेशन के होने में ये अपना अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है फास्फोराइलेशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2। अगर इनिशिएशन फैक्टर 2 का फास्फोराइलेशन हो गया तो ये क्या करेगा, इनिशिएशन को टर्मिनेट कर देगा। अगर इनिशिएशन फैक्टर का फास्फोराइलेशन हो गया या फिर इनिशिएशन फैक्टर एब्सेंट है ना, तो क्या होगा, इनिशिएशन स्टार्ट नहीं होगा। जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है, इसका फास्फोराइलेशन हो गया। फास्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे फास्फेट ग्रुप ऐड हो गया, फास्फेट ऐड हो गया, इसको एनर्जी दे गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया,
एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद कहेगा भैया हम काम नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट इनिशिएशन। अगर इसका फास्फोराइलेशन कर दिया जाएगा तो इनिशिएशन टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इनिशिएशन नहीं होगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए अगला है आपका यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर, ईएफ ना, यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर। जो यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 2 है, ये क्या है, एटीपी डिपेंडेंट है। क्या है, जीटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेज है। ये ट्रांसलोकेशन करता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब यहाँ पे दिखाया गया है, जो ये एमआरएनए है इस पे स्मॉल सब यूनिट पे राइबोसोम ना, यहाँ पे आप देखिए जैसे एमआरएनए है, यहाँ पे ए साइट, पी साइट, ई साइट, गलत है, ए साइट, पी साइट, ई साइट है। तो यहाँ पे जो पहला टीआरएनए आएगा ये एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा। अगर ये जो इलांगेशन फैक्टर 2 नहीं रहेगा तो इसको ये यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेगा और यहाँ वाला टीआरएनए यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगले टीआरएनए को बाइंड होने के लिए यहाँ पे साइट ही नहीं मिलेगा ए साइट पे, क्योंकि ए साइट पे आके बाइंड हो रहा है तो उसको साइट नहीं मिलेगा, तो कहाँ से आगे इलांगेशन होगा। तो इलांगेशन फैक्टर 2 क्या करता है, ट्रांसलोकेशन करता है ना। ये क्या करता है, इट ट्रांसलोकेट न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम ए साइट टू पी साइट। ए साइट से पी साइट पे ट्रांसलोकेशन कर रहा है। अगर ये फैक्टर एब्सेंट है तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इलांगेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा अगर ये फैक्टर एब्सेंट है सेल में। तो देख रहे हैं आप लोग जगह जगह पे कैसे ट्रांसलेशन रेगुलेट हो रहा है। इफ ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इज नॉट प्रॉपरली अकर, सो फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन इज नॉट अकर प्रॉपरली। अगर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है सही से तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा। फास्फोराइलेशन ऑफ थ्रियोनिन 56 इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में थ्रियोनिन जो 56 है उसका अगर फास्फोराइलेशन हो जाए तब क्या होता है। फास्फोराइलेशन ऑफ थ्रियोनिन 56 इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ इलांगेशन फैक्टर यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 2 विथ राइबोसोम, सो ट्रांसलेशन स्टॉप। अगर जो ये थ्रियोनिन 56 है ये साइटोप्लाज्म में है, अगर इसका फास्फोराइलेशन होगा, यहाँ पे फास्फेट जुड़ गया, तो ये क्या करता है, ये इलांगेशन फैक्टर जो 2 है इससे बाइंड करके बाइंड हो जाता है। अब बाइंड होने के बाद क्या करता है, बाइंड होने के बाद भैया ये शांत नहीं बैठते हैं, काम करते हैं। कौन सा काम, खराब काम। ये क्या करते हैं, जो राइबोसोम है उसको यह मारने से बाइंड होने नहीं देते हैं। यह मारने से बाइंड नहीं होने देंगे तो भैया कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। दिस अकर ड्यू टू स्ट्रेस या एनॉक्सिया। ये कब होता है, जो थ्रियोनिन 56 है ये कब एक्टिव होता है, जब आप बहुत समय से लंबे स्ट्रेस में है या फिर आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है। अगला है टर्मिनेशन लीकी। टर्मिनेशन लीकी का मतलब है कि सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसका टर्मिनेशन सही से नहीं हो रहा है, टर्मिनेशन डिस्टर्ब है, इसी को बोल रहा है टर्मिनेशन लीकिंग। नॉन कोडिंग टीआरएनए कंप्लीट रिलीजिंग फैक्टर, सो रिलीजिंग फैक्टर नॉट वर्क प्रॉपरली फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए जो जब लास्ट में प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी होती है, मान लीजिए यहाँ के ए साइड पे एक प्रोटीन बन के तैयार है ना, ये पी साइड पे आ चुकी है प्रोटीन। देखिए ये पी साइड पे प्रोटीन आ चुकी है, ई पी ए ना, यहाँ पे है प्रोटीन, बन चुकी है प्रोटीन। ठीक, उसके बाद अब इसको टर्मिनेट करवाना है। लेकिन जो नॉन कोडिंग टीआरएनए है जो किसी भी एमिनो एसिड कोड नहीं करता है, उससे क्या करता है, रिलीजिंग फैक्टर आके इनसे इंटरेक्शन करने लगता है। ये नॉन कोडिंग टीआरएनए क्या करता है, रिलीजिंग फैक्टर से आके इंटरेक्शन करने लगता है। तो रिलीजिंग फैक्टर इसे ए साइड पे बाइंड नहीं हो पाता है। अगर इससे ये बाइंड नहीं होगा तो टर्मिनेशन नहीं होगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप नहीं होगा। तो रिलीजिंग फैक्टर को ये जो ये नॉन कोडिंग टीआरएनए है ये इसके साथ कंपीट करके इसको बाइंड नहीं होने देता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये भी डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये भी डिस्टर्ब कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये टीआरएनए है और ये रिलीजिंग फैक्टर है और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, तब यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर को बाइंड होना है। लेकिन जो ये, क्योंकि जो स्टॉप कोडॉन है इसको कोई आरएनए नहीं रीड करता है, लेकिन जो आरएनए है ये टीआरएनए है, इसके पास यू का उल्टा ए है और ए का उल्टा यू है, लेकिन यहाँ तक आके बाइंड कर दिया, लेकिन बस लास्ट कोडॉन ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये क्या करेगा, इससे आके इंटरेक्शन करता है और रिलीजिंग फैक्टर को बाइंड नहीं होने देता है, इसलिए टर्मिनेशन को
यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो ये फैक्टर भी ट्रांसलेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, सो दिस वे ट्रांसलेशन प्रोसेस रेगुलेट। जो मैंने ऊपर सारे स्टेप बताए हैं, ये सारे स्टेप ट्रांसलेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा कैपिंग, जो अनमॉडिफाइड कैप है, ये कैसे ट्रांसलेशन को रेगुलेट कर रहा है, या फिर स्प्लिसिंग कैसे रेगुलेट कर रहा है, या फिर इंट्रान आइडेंटिटी एंड टिकटिंग। उसके बाद मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन, रिक्वायरमेंट फैक्टर जो है, और फेरस आयन कैसे कंट्रोल कर रहा है, आप स्ट्रीम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और हमने नेक्स्ट देखा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ना, ये सब, और इलांगेशन फैक्टर कैसे रेगुलेट कर रहा है। बाद में फास्फोराइलेशन ऑफ थ्रियोनिन 56 इन साइटोप्लाज्म, और टर्मिनेशन लीकिंग। ये सब सारे फैक्टर मिलके, सारे स्टेप मिलके प्रोटीन सेंसिंग को रेगुलेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो बच्चों, ये आपका हो गया रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। क्या आपने पढ़ लिया? रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। अब आपका प्रोटीन बन चुका है, अब हम लोग देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब मान लीजिए ये प्रोटीन बन चुकी है, अब इस प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उसी को हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, PTMS। लेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप अपना रिवीजन का कार्य जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।